नमस्कार दोस्तों, टीम कल्याणी आईएएस एकेडमी की इस सीरीज़ में पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम में सिलेबस में दिए हुए यूनिट 10 में कुछ कमीशंस हैं। मैं आपके साथ उनको यहाँ पर अब डिस्कस करना शुरू कर रहा हूँ और उसी तारतम्य में आज मैं आपके साथ भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जैसे कि इंग्लिश में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, इन शॉर्ट हम उसे बीच बीच में CAG भी कहेंगे। चलिए शुरू करते हैं CAG के बारे में। यहाँ भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक में आपको एक शब्द नियंत्रक दिख रहा है और दूसरा महालेखा परीक्षक। यदि हम भारत के CAG की बात करें तो आज भी भारत के CAG के पास नियंत्रक संबंधित शक्तियां नहीं हैं। नियंत्रक संबंधित शक्तियों से क्या तात्पर्य है? आपने भारत की संचित निधि के बारे में सुना होगा, जैसे कि इंग्लिश में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इन शॉर्ट हम उसे CFI भी कहते हैं। तो जब CFI से किसी भी प्रकार के खर्चे करना होते हैं, वहाँ से निधि को या फंड को रिलीज करना होता है, तो उसके पहले भारत के CAG से अनुमति नहीं ली जाती है। लेकिन वहीं यदि मैं आपसे ब्रिटेन की CAG की बात करूं, तो ब्रिटेन में जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर CFI होता है, उसी प्रकार से ब्रिटेन में ट्रेजरी होती है और ब्रिटेन में वहाँ के CAG के पास उनके पास ये शक्तियाँ होती हैं कि जब ट्रेजरी से पैसा रिलीज़ करना होता है, फंड्स को रिलीज़ करना होता है, तो पहले उनसे अनुमति ली जाती है, उनका सैंक्शन लेना अनिवार्य होता है। तो हमने देखा कि ब्रिटेन में वहाँ के CAG के पास, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पास दोनों तरह की शक्तियाँ होती हैं। नियंत्रक और महालेखा यानी उनके पास कंट्रोलर और ऑडिट दोनों ही शक्तियाँ उनके पास होती हैं। भारत के CAG के पास आज भी हमने ये शक्तियाँ नहीं दी हैं उनको, ये शक्तियाँ उनको प्रदत्त नहीं हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो भारत के जो CAG होते हैं वो जब खर्च हो जाता है, यानी जब एक्सपेंडिचर हो चुका होता है, तो उसके बाद वो ऑडिटिंग करते हैं, उनका लेखा जोखा करते हैं, जैसे कि हम एक्स पोस्ट फैक्टो भी कह सकते हैं या इसको हम लोग पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन भी कहते हैं। पोस्टमार्टम आप जानते हैं, जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसके बाद ये पता लगाया जाता है कि किन कारणों से इस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। उसी प्रकार से ठीक जब खर्चे हम लोग कर चुके होते हैं, हमारे संबंधित जो भी मंत्रालय और विभाग होते हैं उनके द्वारा जब खर्चे किए जा चुके होते हैं, उसके बाद उन खातों की ऑडिटिंग हमारे CAG साहब करते हैं। चलिए, इसके अलावा यदि हम बात करें ब्रिटेन की CAG की, तो वहाँ कि CAG की मंजूरी के बिना कोई भी पैसा सरकारी खजाने से नहीं निकाला जा सकता है। एक और मुख्य बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत के CAG होते हैं वो संसद के सदस्य नहीं होते हैं। वहीं यदि हम ब्रिटेन के CAG की बात करें तो वे वहाँ के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य होते हैं। इसके अलावा आपने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, इनके बारे में सुना पढ़ा होगा, और भारत के CAG नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये भारत के जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है इनके 4 गढ़ कहे जाते हैं, 4 बुलवर्क्स कहे जाते हैं। उन्हीं में से एक CAG भी होते हैं। भारत के जो CAG होते हैं वे भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग, जिसको हम लोग इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट कहते हैं, उसके प्रमुख भी होते हैं। इसके अतिरिक्त CAG को सार्वजनिक पर्स का संरक्षक भी कहा जाता है, गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स भी कहा जाता है, और जो भारत हमारे देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली होती है वे उसको नियंत्रित भी करते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ बातें बताई जो कि उनके, आप कह सकते हैं कि मैंने आपको कुछ इंट्रोडक्टरी संबंधित बातें बताई थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उनका हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं
किस प्रकार से, कहाँ से ये व्यवस्था भारत में शुरू हुई। तो यदि हम बात करें इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट की, लेखा परीक्षा और लेखा विभाग की, तो ये सन 1753 में ही स्थापित हो चुका था। ये ईयर आप लोग वर्ष याद रखिएगा, 1753 में ही भारत में इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट ये इस्टेब्लिश हो चुका था। हिस्ट्री में कहीं ना कहीं आप लोगों ने जो बम्बई, मद्रास और बंगाल, ये 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, इनके बारे में आप लोगों ने कहीं ना कहीं अवश्य पढ़ा होगा। तो ये जो विभाग था, इसका इतिहास इन 3 प्रेसिडेंसियों के गठन से जुड़ा हुआ है और इन तीनों प्रेसिडेंसियों में इनके पास स्वतंत्र लेखा कार्यालय, इंडिपेंडेंट अकाउंट ऑफिस हुआ करता था। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो विभाग है, इनकी शुरुआत इन तीनों प्रेसिडेंसी के गठन से देखी जाती है। इसके अलावा आप लोगों ने लॉर्ड कैनिंग का नाम अवश्य सुना होगा। यहाँ मैं 1857 की बात कर रहा हूँ। 1857 में लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया था, इन तीनों संगठनों को, ये जो तीनों ऑर्गेनाइजेशंस थे, तीनों बंगाल, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज में ये जो तीनों स्वतंत्र जो लेखा कार्यालय थे, इन तीनों को एक कर दिया था, मिला दिया था और भारत सरकार के महालेखाकार के नियंत्रण में एक शाही प्रतिष्ठान का गठन किया था। इसके बाद 1858 की बात करूंगा मैं, तो 1858 में भारत कार्यालय में महालेखाकार का पद जो है एक सृजित किया गया था और इंग्लैंड में जो भी व्यय होता था उसका लेखा जोखा इनके द्वारा तैयार किया जाता था। इन लेखाओं की लेखा परीक्षा के लिए क्राउन द्वारा एक स्वतंत्र लेखा परीक्षक की नियुक्ति भी की गई थी। 1860 में लेखा परीक्षा और लेखा कार्यों को मिला दिया गया था, इनका एकीकरण कर दिया गया था और भारत सरकार के महालेखाकार के प्रभारी के रूप में इसको रखा गया, जिसे अब क्या कहा गया, महालेखा परीक्षक के रूप में नामित किया गया। 1919 में जो अधिनियम आया था, उस अधिनियम के द्वारा ये जो पद था महालेखा परीक्षक का, इसको वैधानिक मान्यता दी गई और इनको जो है राज्य के सचिव द्वारा नियुक्त किया जाना था, ऐसा प्रावधान भी किया गया। भारतीय लेखा परीक्षा विभाग के प्रशासनिक प्रमुख के पद के रूप में इन्होंने इस पद को धारित किया। इसके बाद मैं आपसे चर्चा करूंगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम की। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की गई, जिसे हम लोग इंग्लिश में प्रोविंशियल ऑडिटर्स कहते हैं। तो ये बात तो हमें समझ में आ रही है कि जो हमारे सीएजी साहब थे, या उस समय जो कि महालेखा परीक्षक कहा गया जिन्हें, इनको सहायता करने के लिए इन प्रांतीय लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की गई और इससे कहीं ना कहीं महालेखा परीक्षक जो थे उनकी स्थिति को और मजबूती मिली। आपसे एक प्रश्न बेसिक सा पूछा जाता है कि भारत के पहले महालेखा परीक्षक कौन थे, तो आपको नाम याद रखना होगा, सर एडवर्ड ड्रमंड जो हैं, जिनको कि 1860 में पहले महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। ये नाम आपको याद रखना होगा। इसके बाद मैं आपसे चर्चा करूंगा 1950 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत भारत में राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की स्थापना का प्रावधान किया गया था। राष्ट्रपति के द्वारा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इसके बाद मैं बात करूंगा सन 1971 की। 1971 में केंद्र सरकार ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें अधिनियम 1971 अधिनियमित किया, पारित किया। इस अधिनियम के द्वारा जो भारत के सीएजी थे, उन्हें अब केंद्र और राज्य सरकारों के लिए लेखांकन और लेखा परीक्षक दोनों की जिम्मेदारियां दे दी गईं। उनको अब ऑडिटिंग और अकाउंट संबंधित दोनों ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी गई थी। 1976 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अधिनियम को जो है संशोधित किया गया
और सीएजी से अब केंद्र सरकार के खातों के संकलन और रखरखाव से संबंधित जिम्मेदारियां ले ली गई। उन्हें केंद्र सरकार के अकाउंट्स बनाने और मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज से मुक्त कर दिया गया था। 1 मार्च 1984 को सीएजी ने संयुक्त लेखा और लेखा परीक्षा के जो कार्यालय थे उनको अलग अलग कर दिया, विभाजित कर दिया, स्वतंत्र, दोनों के लिए स्वतंत्र कार्यालय बना दिए। तो 1984 में क्या हुआ, जो ऑडिट और अकाउंट्स के जो ऑफिसेस थे उन्हें सीएजी साहब ने सेपरेट कर दिया। तो ये था ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में, इन चीज़ों को आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब हम लोग कुछ लोक लेखा यानी ऑडिटिंग के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि सीएजी साहब के मुख्य कर्तव्य ऑडिटिंग है, लोक लेखा करना है, खातों की जांच करना है। तो लोक लेखा यानी ऑडिटिंग के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं उन पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अभी एक यहाँ पर पहले मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि ब्रिटेन ऐसा पहला देश था जिसने लोक लेखाओं का लेखा जोखा विकसित किया था। ये बात याद रखिएगा, हो सकता है प्रश्न कहीं यहाँ वहाँ आपको पूछ लिया जाए। अब हम लोग देखेंगे कि लोक लेखा यानी ऑडिटिंग के उद्देश्य क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा खातों की जांच। जो भी अकाउंट्स बनाए गए हैं संबंधित डिपार्टमेंट्स के द्वारा, विभागों के द्वारा, उनकी जांच पड़ताल करना और सत्यापन करना, उनको सर्टिफाई करना कि हाँ ये जो भी खाते बनाए गए हैं वो सही हैं, उनमें कोई गलतियां नहीं हैं, कोई बदमाशियां नहीं हैं। ठीक है। इसके अलावा यदि कोई अनाधिकृत रूप से पैसा आया है या कोई अवैध यानी इल्लीगल मनी आई है, कोई पैसा आया है या कोई अनियमित व्यय हुआ है, तो ये भी ऑडिटिंग के उद्देश्य होते हैं। ठीक। इसके बाद कोई खराब वित्तीय प्रथाएं हैं, अनसाउंड फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस हैं, तो उनके बारे में भी पता लगाना। तो ये कुछ लोक लेखा के मैंने आपको मुख्य उद्देश्य बताए हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। अब भारत के जो सीएजी होते हैं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होते हैं, उनके द्वारा ऐसे कौन कौन से लेखा परीक्षा होती हैं जो उनके द्वारा की जाती हैं, कौन कौन सी ऐसी ऑडिटिंग होती हैं जो उनके द्वारा की जाती हैं। आइए उन्हें देखते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा विनियोग लेखा परीक्षा की। क्या होती है विनियोग लेखा परीक्षा? इसका उद्देश्य होता है कि संसद के द्वारा जो भी अधिकृत अनुदान स्वीकृत किया गया है या जो भी विनियोग द्वारा निर्धारित किया गया है, तो क्या वह निर्धारित सीमा के भीतर उन चीज़ों को लागू किया गया है या नहीं। तो ऐसे जो भी खर्च हैं जो संसद के द्वारा अधिकृत किए गए हैं, अथोराइज किए गए हैं, है ना, वो निर्धारित सीमा के भीतर उनको खर्च किया गया या नहीं, तो ये विनियोग लेखा परीक्षा का उद्देश्य होता है। यहाँ मैं आपको बेस्ट एग्जाम्पल दूंगा 2G स्कैम का। 2008 की बात कर रहा हूँ, उस समय सीएजी विनोद राय साहब थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी थी, ट्रांसपेरेंसी की कमी थी और इसे मनमाने, अनुचित और असमान तरीके से अंजाम दिया गया था और यहाँ सरकारी खजाने को 1.7 लाख करोड़ रुपए का से अधिक का नुकसान भी हुआ था। तो ये आप लोग समझे होंगे कि सीएजी साहब ऑडिटिंग के थ्रू, इस ऑडिटिंग के थ्रू किस तरह की चीज़ों का पता लगाते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे रेगुलेटरी ऑडिट की। इस ऑडिट का उद्देश्य होता है कि जो भी सरकारी एजेंसियां हैं उनके द्वारा जो विभिन्न नियम और विनियम बनाए गए हैं उनका पूरी तरह से पालन किया जा रहा है अथवा नहीं। इसमें मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा वीवीआईपी चॉप जो हेलीकॉप्टर्स की डील हुई थी हमारी ऑगस्टा वेस्टलैंड नामक कंपनी के साथ, 2013 की बात है। यहाँ सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इन हेलीकॉप्टरों की खरीद में नियमों से विचलन पाया गया है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया था कि इनकी खरीद के लिए 4,841 करोड़ रुपए की जो लागत बताई जा रही थी वो काफ़ी अधिक थी, अनुचित थी। तो ये थी रेगुलेटरी ऑडिट।
तीसरी तरह की ऑडिट के बारे में हम बात करेंगे जो भारत के सीएजी करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्रोप्राइटरी ऑडिट। इस ऑडिट का जो उद्देश्य होता है वह होता है अनुचित व्यय या जो सार्वजनिक धन की जो बर्बादी होती है उन मामलों को प्रकाश में लाना। 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, ये आप लोगों ने सुना ही होगा। 2011 में जब सीएजी साहब ने इनकी ऑडिटिंग करी थी तो वहाँ उनके द्वारा बताया गया था कि जो सरकारी खजाना था, इस खजाने से सैकड़ों करोड़ रुपए हैं जो हैं यहाँ पर अनावश्यक रूप से खर्च किए गए थे। तो दिल्ली सरकार का जो खजाना था वहाँ आप कह सकते हैं कि उसको काफ़ी नुकसान हुआ था। तो ये थी तीसरी तरह की ऑडिट जिसको हम लोग प्रोप्राइटरी ऑडिट कहते हैं। कुछ और स्कैम्स जो आप लोगों ने सुने होंगे जिनके बारे में हमारे सीएजी साहब ने अपनी रिपोर्ट में काफ़ी सारी बातें बताई हैं, जैसे कि बोफोर्स केस 1986-7 में हुआ था। इसके अलावा आप लोगों ने केजी बेसिन भी सुना होगा 2011 में मुकेश अंबानी की ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यहाँ सीएजी साहब ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि यहाँ जो है इन्हें अनुचित लाभ देने की कोशिश की गई थी। किसके द्वारा? जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय था। चलिए अब आते हैं हम लोग सीएजी की कार्यालय और अवधि के बारे में भी चर्चा करेंगे। ये आप लोग जानते होंगे कि भारत की सीएजी की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और उनकी जो अवधि होती है वह 6 वर्ष या 65 वर्ष की अवधि या आयु जो वह पहले प्राप्त कर लें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 वर्ष या 65 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है, जो भी वह पहले प्राप्त कर लें। अगर हम सीएजी साहब की शपथ के बारे में बात करें तो उन्हें उनके पद और गोपनीयता की शपथ जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के द्वारा भी उनके पद की शपथ को कराया जा सकता है। अगर हम इनको इनके पद से निकालने की बात करें तो इन्हें इनके पद से ठीक उसी प्रकार से हटाया जा सकता है जैसे किसी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो जिस प्रकार से या जो प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट के जज को निकालने के लिए भारत के संविधान में दिया गया है, उसी प्रकार से उसी विधि से भारत के सीएजी को भी उनके पद से पदच्युत किया जा सकता है। अगर हम सीएजी साहब के वेतन और उनके सेवा की शर्तों की बात करें तो इनकी जो सैलरी होती है, जो वेतन और भत्ते होते हैं या जो उनकी सेवा की अन्य शर्तें होती हैं, वे संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित की जाती हैं। ठीक, अब यदि सीएजी अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं, रिटायर हो जाते हैं, तो सेवानिवृत्ति के बाद वे पेंशन प्राप्त करने के अधिकारी भी होते हैं, हकदार होते हैं। मैं अब बात करूंगा आपसे सीएजी का जो एक अधिनियम आया था 1971 का, कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें से संबंधित अधिनियम। यहाँ से मैं आपके लिए 2-3 सेक्शंस की बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो जो धारा 3 है, इस अधिनियम की धारा 3 जो है क्या कहती है कि सीएजी का वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होगा। इसके अलावा अगर हम धारा 4 की बात करें तो उनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी वह पहले प्राप्त कर ले, ये इस अधिनियम की धारा 4 में दिया गया है। धारा 4 में ही राष्ट्रपति को वे अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, ये धारा 4 में दिया हुआ है। यदि सीएजी अपने पद से त्याग पत्र देना चाहते हैं, रिज़ाइन करना चाहते हैं, तो वे अपना त्याग पत्र किसे दे सकते हैं? राष्ट्रपति को दे सकते हैं। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे सीएजी की स्वतंत्रता के बारे में, उनको किस प्रकार की भारत के संविधान के द्वारा इंडिपेंडेंस दी हुई है। देखिए, ये हम सब लोग जानते हैं कि उनका एक कार्यकाल होता है, अभी हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भी की जाती है, लेकिन जैसा कि भारत के महान्यायवादी होते हैं, वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही अपने पद पर रह सकते हैं। इस तरह का कोई भी प्रावधान सीएजी के संबंध में नहीं है।
तो हमारे सीएजी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीएजी का जो कार्यकाल है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, वे अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। लेकिन अगर उनके कार्यकाल के दौरान हमें उनको उनके पद से हटाना है तो हम ठीक उसी विधि से, उसी प्रक्रिया से, जिस प्रकार की उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जा सकता है, इन्हें सीएजी साहब को भी हम उसी प्रकार से हटा सकते हैं। अब इसके लिए भारत के संविधान में आप कह सकते हैं कि 2 कारण दिए हुए हैं। क्या क्या दिया हुआ है? साबित कदाचार या अक्षमता, इसको हम लोग इंग्लिश में प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी कहते हैं। अक्षमता आप लोग जानते ही हैं क्या होता है कि यदि मैं अपने स्वास्थ्य कारणों के चलते या दिमाग के विक्षिप्त हो जाने की वजह से या किसी भी अन्य कारण की वजह से मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाता हूँ, उस स्थिति में ये आप कह सकते हैं मोशन मेरे खिलाफ आ सकता है। या साबित कदाचार से यहाँ क्या तात्पर्य होता है कि यदि सीएजी साहब कोई अन्य लाभ का पद अर्जित करते हैं तो उसको हम साबित कदाचार में लाते हैं। तो ये 2 कारण हमारे भारत के संविधान में दिए हुए हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या सीएजी साहब के लिए 2 कारण दिए हुए हैं। अब क्या होगा? तो इस तरह का कोई भी यदि मुद्दा आता है तो उसे संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित किया जाना है। अब किस प्रकार से पारित किया जाएगा? तो संसद में जो भी उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत चाहिए। कितना बहुमत चाहिए? 2/3 बहुमत चाहिए है। साथ में जो कुल सदस्यता है उस सदन की, उसका बहुमत भी होना चाहिए। तो यदि इस प्रकार की मेजॉरिटी से वहाँ पर ये पास हो जाता है तो सीएजी साहब को उनके पद से पदच्युत किया जाएगा, उनको उनके पद से हटा दिया जाएगा। तो कोशिश करिएगा मित्रों, ये आपको ये जो यहाँ पर आपको मेजॉरिटी लिखी हुई है इसको ज़रूर याद रखिएगा। यदि कठिन क्वेश्चन आता है तो मेजॉरिटी का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए, अब सीएजी का जो कार्यकाल होता है उस कार्यकाल के दौरान उनकी वेतन और जो सेवा की शर्तें होती हैं उनको कम नहीं किया जा सकता है या उनको बदला नहीं जा सकता है। बदलने से तात्पर्य है कि यदि उनको बदला जाता है और उनको नुकसान होता है, क्षति होती है, तो ऐसा नहीं किया जा सकता है। ऐसा भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के सब क्लॉज 3 में कहा गया है। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट की। तो राष्ट्रपति सीएजी की जो प्रशासनिक शक्तियाँ और IAS में व्यक्तियों की जो सेवा की शर्तें होती हैं, ठीक है, उनके परामर्श से यानी सीएजी के परामर्श से ही इनकी जो सेवा शर्तें होती हैं, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के जो भी ऑफिसर्स होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनकी क्या शक्तियाँ होंगी, उनकी क्या सेवा की शर्तें होंगी, राष्ट्रपति सीएजी के साथ परामर्श करने के बाद ही निर्धारित करते हैं। इसके अलावा उनके वेतन और उनके कार्यालय के जो भी अन्य व्यय होते हैं ये भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं और साथ में ही नॉन वोटेबल होते हैं। इन पर आप किसी प्रकार से कोई मतदान नहीं कर सकते हैं। क्या आपने सोचा कि एक मोशन लेके आए और उस मोशन में उसको पास कर दिया गया और उनके वेतन और भत्ते कम कर दिए गए? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। चलिए, अब हम बात करेंगे लेखा परीक्षा से खातों का पृथक्करण। अकाउंट्स और ऑडिट के सेपरेशन की बात की गई थी। किन कमिटीज़ के द्वारा इनकी इस प्रकार के काम की अनुशंसा की गई थी और ऐसा क्यों करना चाहिए? एक बात तो आप लोग भी समझ रहे हैं, अगर मैं अपनी कोचिंग के खाते बनाता हूँ, वहाँ अगर मैं कुछ बदमाशी करता हूँ और मैं खुद ही ऑडिटिंग करता हूँ उस बात की, तो मुझे तो पता है यहाँ पर मैंने कुछ चीटिंग करी है, तो मैं उसको अवॉइड करूँगा। लेकिन यदि मेरे खातों की ऑडिटिंग कोई अन्य व्यक्ति करता है तो वो उस बात को तुरंत पकड़ लेगा। तो ये बात कहीं तक भी तर्कसंगत नहीं होती है कि एक ही व्यक्ति के द्वारा
उन इंस्टीट्यूट्स के, ऑफिसेस के, डिपार्टमेंट्स के खाते बनाए भी जाएं और उनकी ऑडिटिंग भी करी जाए। इसीलिए इस बात पर काफ़ी लंबे समय तक बहस हुई कि ऑडिट और अकाउंट्स का काम अलग अलग विभागों, अलग अलग मशीनरी के द्वारा क्यों नहीं किया जाना चाहिए। तो इसमें मैं बात करूंगा मुद्दीमन समिति, जिसने 1924 में इसकी अनुशंसा करी थी कि लेखा और जो है ऑडिट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ये जो है इनका सेपरेशन हो जाना चाहिए। साइमन कमीशन ने भी 1929 में इस बात की अनुशंसा करी थी। नरहरि राव के द्वारा, जो कि भारत के प्रथम सीएजी थे, इन्होंने भी इस बात की अनुशंसा करी थी। और भारत की जो लोक लेखा समिति, जिसे कि इंग्लिश में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कहते हैं, इसके अलावा राष्ट्रमंडल महालेखा परीक्षकों का जो सम्मेलन हुआ था 1951 में, इन सभी ने ऑडिट और अकाउंट्स के सेपरेशन की बात करी थी। अब मैं आपसे चर्चा करूंगा खातों का विभागीकरण के बारे में। इसको इंग्लिश में हम लोग डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स कहते हैं, जो कि हमने अभी पीछे चर्चा करी थी कि ऑडिट और अकाउंट्स का सेपरेशन होना चाहिए। तो 1976 में हम लोगों ने खातों का विभागीकरण किया और सीएजी को केंद्र सरकार के खाते बनाने की और रखने की, संकलित करने की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया। इसके बाद एक नया पद सृजित किया गया था, जिसको कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कहते हैं, सीजीए, और ये जिम्मेदारी सीजीए साहब को दे दी गई थी। लेकिन आज भी सीएजी समस्त राज्यों के जो खाते हैं उनको बनाना, उनका संकलन करना, उनके रखरखाव की जिम्मेदारी उन्हीं के पास है। सिर्फ एकमात्र ऐसा राज्य है गोवा, जिसके खातों की जिम्मेदारी सीएजी साहब के पास नहीं है। तो उस राज्य में डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स नाम का एक पद होता है, उनके द्वारा गोवा राज्य के खातों का रखरखाव और संकलन किया जाता है। इस प्रकार लेखा महानियंत्रक का पद सृजित किया गया, जिसको मैंने यहाँ पर लिखा है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, और उन्हें संघ सरकार के खातों के रखरखाव और संकलन की जिम्मेदारी दी गई। फिर भी सीएजी राज्य सरकारों के खातों का रखरखाव कर रहे हैं और उनका संकलन भी कर रहे हैं। अब हम लोग भारत के सीएजी की कर्तव्य और शक्तियों को डिस्कस करेंगे। यहाँ मैं आपसे जिक्र करूँगा सन 1971 में पारित अधिनियम का, जो कि सीएजी की कर्तव्य शक्तियाँ और सेवा की शर्तों से संबंधित अधिनियम था। ये आप सभी लोग याद रखिएगा कि सीएजी से संबंधित जो भी अनुच्छेद हैं वे 148 से 151 के बीच में आते हैं। आइए अब हम लोग क्या क्या शक्तियां हैं भारत की सीएजी के उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ मैं आपसे बात करूँगा कई तरह के फंड्स की, जैसे कि भारत की संचित निधि होती है, जिसे कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहा जाता है इंग्लिश में। भारत की एक आकस्मिक निधि होती है, जिसे कि कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया कहा जाता है। आकस्मिक निधि, यदि कोई भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे कि सुनामी, बाढ़, सूखा वगैरह, ऐसी विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए इस निधि का प्रयोग किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को ये शक्तियां प्राप्त हैं कि आकस्मिक निधि से वो फंड्स को रिलीज़ कर सकते हैं। जिस तरह से भारत की संचित निधि होती है, उसी प्रकार से हर एक राज्य में भी एक संचित निधि होती है। जिस प्रकार से भारत की एक आकस्मिक निधि होती है, उसी प्रकार से प्रत्येक राज्य में भी एक आकस्मिक निधि होती है। इन सभी की ऑडिटिंग करने की जिम्मेदारी भारत के सीएजी के पास होती है। तो वह भारत की संचित निधि, भारत की आकस्मिक निधि, प्रत्येक राज्य की भारत की संचित निधि और राज्यों की आकस्मिक निधि का लेखा जोखा करता है। इसके अतिरिक्त अगर हम राज्य सरकारों के खाते का संकलन की बात करें, उनके रखरखाव की बात करें, तो ये जिम्मेदारी भी भारत के सीएजी के पास ही होती है। लेकिन वह गोवा राज्य को छोड़कर बाकी समस्त राज्यों के अकाउंट्स बनाने का काम करता है। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि सन 1976 में भारत के सीएजी से केंद्र सरकार के खाते के रखरखाव और संकलन की जिम्मेदारी ले ली गई थी। लेकिन आज भी समस्त राज्यों के अकाउंट्स बनाने की जिम्मेदारी सीएजी के पास ही है। तो वह केंद्र और राज्य सरकारों के राजस्व से सभी खर्चों का लेखा जोखा करता है। लेकिन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों के अकाउंट्स की ऑडिटिंग की जिम्मेदारी आज भी सीएजी के पास ही है।
अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गोवा को छोड़ करके वे सभी राज्यों के अकाउंट्स बनाने का काम करते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि गोवा में ये काम कौन करता है? तो गोवा में एक पद होता है लेखा निदेशक, जैसे कि इंग्लिश में डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स कहा जाता है। इस काम को उनके द्वारा यहाँ पर किया जाता है, इसका निर्वहन ये करते हैं। इसके अतिरिक्त सीएजी साहब के पास एक और बहुत इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी होती है कि जो भी फंड्स दिए गए हैं, जो भी धन का वितरण किया गया है डिपार्टमेंट्स को, मिनिस्ट्रीज़ को, गवर्नमेंट एजेंसीज़ को, गवर्नमेंट कंपनीज़ को, वह धन कानूनी रूप से अवेलेबल था या नहीं, लीगली अवेलेबल था कि नहीं, इस बात की पुष्टि भी भारत के सीएजी के द्वारा ही की जाती है। वह पता लगाता है कि वितरित किया गया धन कानूनी रूप से इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध था या नहीं। इसके अतिरिक्त जो भी ऐसे प्राधिकरण होते हैं, कॉरपोरेशंस होते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं जिनको कि सरकार से वित्त पोषण मिलता है, उनकी भी ऑडिटिंग करना, उनके व्यय का लेखा जोखा करना, ये जिम्मेदारी भी सीएजी साहब की होती है। तो ऐसे प्राधिकरण वे चाहे केंद्र के अधीन हो या राज्य के अधीन हो, या केंद्र या राज्य से उनको वित्त पोषण मिल रहा हो, उनकी ऑडिटिंग, उनके व्यय की ऑडिटिंग भी सीएजी साहब ही करते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्र और राज्य सरकारों किसी भी विभाग द्वारा रखे गए सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि खाते यानी ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, बैलेंस शीट्स और अन्य सहायक खाते यानी सब्सिडरी अकाउंट्स जो होते हैं, उनकी ऑडिटिंग भी सीएजी साहब ही करते हैं। इसके अतिरिक्त इन सभी के व्यय का लेखा जोखा भी सीएजी साहब ही करते हैं। केंद्र या राज्य के राजस्व से पर्याप्त रूप से वित्त पोषित सभी निकाय और प्राधिकरण, ये बात हम अभी कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त जो भी सरकारी कंपनियां होती हैं उनके व्यय का लेखा जोखा, उनकी ऑडिटिंग करना। इसके अतिरिक्त जो भी निगम, कॉरपोरेशंस, निकाय या संबंधित कानूनों द्वारा ऐसा आवश्यक बनाया जाता है तो उनकी ऑडिटिंग भी सीएजी ही करते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा यदि अनुरोध किया जाता है तो वह किसी अन्य प्राधिकरण, अथॉरिटी के खातों का ऑडिट भी कर सकते हैं या उन्हें करना होता है। इसके अतिरिक्त किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए यदि सरकार के द्वारा ऋण या अनुदान किसी को मिला है, किसी निकाय को या किसी प्राधिकरण को सरकार के द्वारा ऋण यानी लोन या अनुदान यानी ग्रांट दी गई है, तो उनके खातों की भी ऑडिट करने की जिम्मेदारी सीएजी साहब की ही होती है। अब मैं बात करूंगा ऐसी कंपनियों की, ऐसी सरकारी कंपनियों की जहां इक्विटी भागीदारी जो है 51% या उससे अधिक है। ऐसी सरकारी कंपनियों की ऑडिटिंग की जिम्मेदारी किसके पास होती है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास होती है। ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं इनको प्राइमरी ऑडिटर्स भी कहा जाता है। ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, लेकिन किसकी सलाह पर? सीएजी की सलाह पर की जाती है। तो 51% या उससे अधिक की इक्विटी भागीदारी वाली सरकारी कंपनियों को चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा ऑडिट किया जाता है। इनकी नियुक्ति सीएजी की सलाह पर केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। तो ये एक सीएजी की शक्ति है, आप याद रखिएगा। इसके अलावा ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं जो इन सरकारी कंपनियों की ऑडिट करते हैं जिनकी इक्विटी भागीदारी 51% से अधिक होती है, तो इनके ऑडिटिंग के तरीके क्या होंगे, किस प्रकार से ऑडिटिंग करेंगे, ये भी सीएजी ही निर्धारित करते हैं, निर्देश देते हैं। इसके अलावा जब ये जो प्राइमरी ऑडिटर्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, ये अपनी जब रिपोर्ट देते हैं तो उन रिपोर्ट पर सीएजी टिप्पणी भी कर सकता है और उसमें अपनी पूरक रिपोर्ट लगा सकता है। तो उन्हें इन प्राथमिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर टिप्पणी करने या पूरक करने का भी अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त इन सरकारी कंपनियां जो सार्वजनिक उपक्रम होते हैं उनके मूल्यांकन के लिए, उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए बोर्ड का गठन किया जाता है और ऐसे बोर्ड का गठन जो है वह भी सीएजी के द्वारा ही किया जाता है। तो सीएजी इन सरकारी कंपनियों और सार्वजनिक उपक्रमों के मूल्यांकन के लिए बोर्ड का गठन करता है।
इसके अतिरिक्त वह राष्ट्रपति को उस प्रपत्र के निर्धारण के संबंध में सलाह देता है जिसमें केंद्र और राज्यों के खाते रखे जाएंगे, किस प्रकार से, किस रूप में, किस फॉर्म में सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट अपने अकाउंट्स रखेगी, इसमें भी, इसके बारे में भी सीएजी साहब ही जो है निर्देश देते हैं। इसके अतिरिक्त वह केंद्र के खातों से संबंधित अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट, देखिए एनुअली सीएजी अपनी रिपोर्ट बनाते हैं, वार्षिक एक रिपोर्ट बनाते हैं। अगर केंद्र से संबंधित, केंद्र के खातों से संबंधित, केंद्र के खातों की ऑडिटिंग से संबंधित रिपोर्ट है तो उस रिपोर्ट को वो राष्ट्रपति जी को देंगे और राष्ट्रपति जी उस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करेंगे, सदनों के समक्ष रखेंगे आर्टिकल 151 के तहत। अगर सीएजी राज्य के खातों से संबंधित अपनी ऑडिटिंग रिपोर्ट बनाते हैं तो उस रिपोर्ट को सीएजी किसको देंगे, उस संबंधित राज्य के राज्यपाल को देंगे और राज्यपाल उस रिपोर्ट को राज्य विधायिका के समक्ष रखेंगे। ये भी आर्टिकल 151 के तहत ही इस तरह की शक्तियां दी गई हैं। इसके अतिरिक्त मैं बात कर रहा हूँ शुद्ध आगम की गणना की। शुद्ध आगम यानी नेट टैक्सेस, नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस। टैक्सेस के कलेक्शन में भी खर्चे होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस हैं या इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, उनके लिए मशीनरीज हैं, इन्वॉल्व हैं, ऑफिसेज हैं, कर्मचारी लगे हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं वगैरह वगैरह। तो जो भी टैक्स कलेक्शन होता है उसमें से जो खर्चे होते हैं उनको घटाने के बाद जो भी राशि बचती है उसे शुद्ध आगम कहा जाता है। तो शुद्ध आगम की गणना भी भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा सुनिश्चित की जाती है, प्रमाणित की जाती है और इनका प्रमाण पत्र अंतिम होता है, ऐसा आर्टिकल 279 में लिखा गया है। चलिए, ये था शुद्ध आगम के बारे में। इसके अलावा राज्य सरकार के कर्मचारियों को जो पेंशन या उनके रिटायरमेंट के बाद जो उनको जो भी भुगतान किए जाते हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड या ग्रेच्युटी फंड वगैरह जो भी मिलते हैं, तो उनके संबंध में भी आप कह सकते हैं कि सीएजी के पास शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो वह राज्य सरकार के कर्मचारियों को पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान को अधिकृत करता है, यानी अथोराइज करता है कि इनको कितना पेंशन मिलना चाहिए, इनके जो भविष्य निधि के जो खाते हैं वो कितने होना चाहिए, प्रोविडेंट फंड की वैल्यूज़ वगैरह को क्या अथोराइज करने की पावर भी सीएजी के पास होती है। इसके अतिरिक्त वह संसद के पीएसी के मार्गदर्शन मित्र और दार्शनिक के रूप में भी कार्य करता है। देखिए, जो सीएजी रिपोर्ट बनाते हैं उसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एग्जामाइन करती है, स्क्रूटनाइज करती है, छानबीन करती है, जांच पड़ताल करती है। लेकिन ये जो रिपोर्ट होती है उसको पढ़ने का, समझने का एक्सपर्टाइज पीएसी के पास नहीं होता है। उसमें सीएजी साहब पीएसी की मदद करते हैं, इसीलिए सीएजी को पीएसी का मार्गदर्शक मित्र और दार्शनिक भी कहा जाता है। अब सीएजी 3 तरह की रिपोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल को देते हैं आर्टिकल 151 के तहत। विनियोग खाते पर लेखा परीक्षा की रिपोर्ट, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वित्त खाते पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट और तीसरी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। कौन कौन सी रिपोर्ट हो गई? विनियोग खाते पर, वित्त खाते पर और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर। ये 3 तरह की रिपोर्ट जो हैं अपनी बनाते हैं। एक रिपोर्ट जो केंद्र से संबंधित होती है वो राष्ट्रपति को देते हैं और एक रिपोर्ट जो संबंधित राज्य की होती है उस संबंधित राज्य के राज्यपाल को देते हैं। इन दस्तावेजों, इन रिपोर्टों के साथ लेखा शीर्षक एक MIS रिपोर्ट, लेखा एक नज़र में, ऐसा आप इन्वर्टेड कॉमा लगा लीजिए, लेखा एक नज़र में नामक एक और डॉक्यूमेंट जो है इसके साथ, जिसको कि MIS रिपोर्ट कहा जाता है, ये भी तैयार की जाती है और संसद के जो माननीय सदस्य होते हैं उनको परिचालित की जाती है, सर्कुलेट की जाती है। ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि सीएजी पर था। सीएजी से संबंधित जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने एकत्रित करके आपके सामने प्रस्तुत की है। आशा है आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसको आप लोग चाहें तो 1-2 बार और देखें। हमारी टीम की मेहनत को, हमारे वीडियोस को, लेक्चर को आप लोग ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।
अगले वीडियो लेक्चर में मैं मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।